जय श्री राम, जय श्री महाकाल। IREDA एक ऐसी दिग्गज कंपनी जिसके ऊपर मैं हर बार साप्ताहिक मार्केट अपडेट में कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर देता हूँ। जो लोग मेरे को रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता है कि ये अमर अकबर एंथनी में से एक ये वाला कंपनी है, दैट इज़ IREDA। क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं अभी, और किस तरह के क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं और आगे क्या उसका आउटलुक हो सकता है उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन तो है नहीं, तो इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत दिखेगा, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से दिखेगा और एनालिसिस खुद करिएगा। अगर आपको बाइंग सेलिंग करनी है तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद करिएगा। सो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आया क्या है? नेट प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर दिस सेगमेंट ऑल्सो। क्या हुआ है इस सेगमेंट में, काफ़ी है ना, बहुत मगजमारियाँ हुई हैं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प साहब आए तो उन्होंने पहले आते से ही क्या बोला कि मेरा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर तो कोई फोकस नहीं है। अब वो उधर से बोल रहा है कि मेरा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस नहीं है। अमेरिका मदर मार्केट है, जैसा अमेरिका बोलेगा नियर टू वर्ल्ड वही करता है। चाइना को छोड़ दो, चाइना और रशिया को छोड़ दो, तो वर्ल्ड में सब लोग उसकी बात सुनते हैं। यहाँ पर भी सबको सुननी पड़ी। वहाँ पर पेरिस में एक रिन्यूएबल एनर्जी का पूरा इनका समूह है। जैसे ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ना, वैसे ही पेरिस में रिन्यूएबल एनर्जी का एक समूह है। और डोनाल्ड ट्रम्प ने आते से बोला मैं तो वो समूह छोड़ रहा हूँ। सो विच इज़ कंसिडर्ड एज ए नेगेटिव पॉइंट। इसीलिए सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की जितनी कंपनीज थी ना, उनका काफ़ी अच्छा हिट आया है, उनके शेयर प्राइस में काफ़ी अच्छे से गिरे। अब अगर वो ही गिरेंगे तो इनका भी मार्जिन गिरना चाहिए था, क्योंकि इनका काम ही रिन्यूएबल एनर्जी के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करने का है। IREDA का मेन काम तो वही है। फिर भी इनका जो मार्च क्वार्टर आया है इसमें 48% से इनका प्रॉफिट बढ़ा है। दैट मीन्स जो पिछले साल मैं बात कर रहा हूँ मार्च 2024 क्वार्टर की 337.9 करोड़ का जो इनका प्रॉफिट था वो बढ़कर हुआ है 501.55 करोड़, विच इज़ ग्रेट। रिजल्ट अच्छा है। रेवेन्यू वाइज की अगर मैं बात करूं तो रेवेन्यू भी बढ़ा है भाई साहब। रेवेन्यू जो इनका पिछले साल की मैं बात करूं अगर, तो 1391 करोड़ का था, जो बढ़कर हुआ है 1905 करोड़, इफेक्टिवली 37% से आपका रेवेन्यू बढ़ा है। और तो और 48.65% से आपका नेट प्रॉफिट बढ़ा है, अगर मैं मार्च क्वार्टर को मार्च क्वार्टर से कंपेयर करूं तो। बट एक बार दिसंबर क्वार्टर को भी मार्च क्वार्टर से कंपेयर किया जाना चाहिए। रेवेन्यू जो कि दिसंबर क्वार्टर में 1698 करोड़, मोटा माटी 1700 करोड़ पकड़ो, 1700 करोड़ का था, वो बढ़कर हुआ है 1905 करोड़, 205 करोड़, 207 करोड़ टू बी प्रिसाइज। अच्छा खासा ग्रोथ है। ऑपरेटिंग मार्जिन 548 करोड़ से बढ़कर 630 करोड़, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 425 करोड़ से बढ़कर 502 करोड़। कोई डाउट नहीं है, रिजल्ट अच्छा आया है। साथ ही साथ इंटरेस्ट जो इनका मेन बिजनेस है ना, इनका मेन बिजनेस क्या है कि ये लोन देते हैं। किसको देते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के ऊपर लोन देते हैं और उससे ब्याज कमाते हैं। तो ब्याज की ग्रोथ हुई है 40% से, और जो लोन सैंक्शन इन्होंने किए हैं ना अलग अलग प्रोजेक्ट्स के, गवर्नमेंट के काफ़ी सोर्सेज होते हैं, गवर्नमेंट के काफ़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको ये फाइनेंस करते हैं, वहाँ पे 27% की ग्रोथ आई है। मतलब पिछले साल 37,354 करोड़ के लोन सैंक्शन हुए थे, और अभी मार्च 2025 में 47,453 करोड़ के लोन सैंक्शन हुए हैं। गुड पॉइंट, अच्छी बात है। क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे हैं, जिसका इफेक्ट आपको शेयर प्राइस में भी दिख रहा होगा। कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है उसके ऊपर भी 2 मिनट फोकस कर लिया जाए। सबसे पहली चीज़, फुल्ली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी है ये, 75% गवर्नमेंट के पास है, तो अच्छा है। नॉन डिपॉजिट NBFC है ये RBI की। NBFC का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जिनको बैंक्स का लाइसेंस लेना नहीं है बट RBI के साथ रजिस्टर होना है, तो वो भी डिपॉजिट ले सकते हैं कायदे से। बट ये नॉन डिपॉजिट है, मतलब जनरल पब्लिक से ये लोग डिपॉजिट लेके लोन नहीं दे सकते हैं, इनको अपनी व्यवस्था खुद ही करनी पड़ेगी। और ट्रम्प इफेक्ट के बाद में इनके ऊपर भी काफ़ी हद प्रॉब्लम आई थी। सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो, बायोमास, वेस्ट टू एनर्जी, इथेनॉल और कंप्रेस्ड बायोगैस, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी है। ये सारे इनके कनेक्टेड जो भी सारे प्रोजेक्ट्स हैं इनको ये फाइनेंस करते हैं। बिजनेस वाइज अच्छा है। अगर आप लोग मेरे को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो मैं इसके ऊपर काफ़ी बात कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो ये कंपनी अच्छी है, मेरे को उसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये पॉइंट क्या है कि अभी जिस हिसाब से मार्केट का माहौल है, अभी तो थैंकफुली काफ़ी बेहतर हो गया, बट क्योंकि US और चाइना के बीच में मगजमारी चल रही है तो थोड़ा सा हमें स्केप्टिक होना बहुत ज़रूरी है, अपने स्टॉप लॉसेस बराबर लगाना ज़रूरी है। बट उसके पहले फाइनेंसेस देख लें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है, इसी तरह से एनालिसिस सीखना है, इसी तरह से इन डेप्थ एनालिसिस सीख के समझना है कि एनालिसिस किस तरह से किया जाता है, पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, तो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर। उसके लिए आप कोर्स मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट CA.nikhilnenani.com पर जाके भी रजिस्टर करा सकते हैं। सो फाइनेंसेस की बात करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका 46,875 करोड़ से, अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी है। और इनका
प्राइस अर्निंग रेशियो 27.6 है। अब यार देखो, इसको मैं अगर कंपेयर करने जाऊँगा पीएफसी से और आरईसी से, तो आरईसी और पीएफसी का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो करीब करीब 7 to 8 है और इसका 27 है। वहाँ से देखो तो महंगी लगती है। आईआरएफसी का 26 है। अब वो रेलवेज़ की है जो आगे ना पीछे आगे पावर में भी आएगी, बट वो रेलवेज़ की 26 पे है और इनका 27 पे है। तो वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं है बट बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, तो ठीक वैल्यूएशंस है। टेक्निकली बात कर लें, 140 एक क्रिटिकल सपोर्ट है, उसके नीचे गया तो दिक्कत आएगी। 182 के ऊपर जैसे ही भागेगा तो 240 की कहानी वापस चालू हो सकती है। कंपनी अच्छी है, मुझे तो सही लगती है, मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है, बट बहुत ज़्यादा मैं इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ, ये मैं क्लियरली बता दूँ, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं हूँ। आपको अपना डिसीजन खुद लेना है या अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद लेना है। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और कौन सी कंपनी पर डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए। क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर मैं बना ही रहा हूँ। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।